नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली विधानसभा सत्र में सीएजी चर्चा पर दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा, सीएजी पर चर्चा चल रही है और आज बुधवार को भी ये चर्चा जारी है। सीएजी की रिपोर्ट वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर है। ये बहुत ही अहम मुद्दा है। पूरा विपक्ष इसमें भाग नहीं ले रहा है, इसलिए सिर्फ पक्ष के सदस्य ही इस पर अपनी बात रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि विपक्ष भी इस सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा में भाग ले। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जौहरीपुर इलाके में मंगलवार रात गोलीबारी की घटना घटित हुई। पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। उन्होंने कहा कि गोकुलपुरी थाना पुलिस को रात 12:13 पर प्रधान वाली गली में गोलीबारी की सूचना मिली। पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके गेट पर पत्थर मारा, हवा में गोलीबारी की धमकी दी और फिर मौके से फरार हो गया। यूपी को लेकर आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक आज 10 साढ़े 10 बजे गाजियाबाद में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल हुए। वहीं संघ की तरफ से सह सरकारवाहक अरुण कुमार समेत अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहे। ऑपरेशन ब्रह्मास के तहत भारतीय चिकित्सा दल द्वारा म्यांमार के मांडले में स्थापित सेना फील्ड अस्पताल में लोगों का इलाज किया जा रहा है। 28 मार्च 2025 को देश में आए विनाशकारी 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद प्राथमिक उपचार और आपातकालीन स्थिति चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय टीम को तैनात किया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर लखनऊ ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि अगर ये लोकसभा में पारित हो जाता है तो राज्यसभा के दरवाजे खुले हुए हैं और अगर ये राज्यसभा से पारित हो जाता है तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। म्यांमार में पिछले दिनों आए भूकंप के बाद भारत भी म्यांमार की मदद कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए विनाशकारी 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद मांडले में ऊहलाथीन मठ में बचाव अभियान चला रही है। मठ के मलबे में अभी भी करीब 120 लोग फंसे होने की आशंका है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया है और चर्चा की शुरुआत की। बिल पेश होने से पहले सदन में विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई और इस दौरान हंगामा भी देखने को मिला। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ संभावित प्रदर्शन को देखते हुए यूपी डीजीपी के निर्णय लेते हुए पुलिसकर्मियों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जो पुलिसकर्मी छुट्टी पर गए हैं उनको तत्काल ड्यूटी स्थल पर पहुंचने के भी निर्देश दिए गए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर भी बढ़ गया है। पटना में डॉक्टरों ने दिल्ली जाने की सलाह दी। किसी भी समय लालू यादव दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। वो पिछले 2 दिनों से बीमार हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ये बिल संवैधानिक है, मुसलमानों के हित में है, गरीबों के हित में है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो मुस्लिम विरोधी हैं। मेरठ में सौरव राजपूत मर्डर के 27 दिन बीत चुके हैं। इस हत्याकांड में 3 स्तर पर जांच चल रही है। पहली पुलिस, दूसरी फॉरेंसिक टीम और तीसरी साइबर सेल। पुलिस केस डायरी, साइबर सेल की मोबाइल जांच के बाद अब फॉरेंसिक टीम की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। साहिल और मुस्कान ने सौरव के टुकड़ों को पहले सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था, लेकिन उस हिसाब से सूटकेस छोटा पड़ गया। इस पर अगले दिन मुस्कान ड्रम खरीद कर लाई और उसमें बॉडी के टुकड़े सीमेंट से सील कर दिए गए। हत्या करने के बाद उसी चादर से हाथ पोंछे जो बेड पर बिछा था। सौरव की गर्दन काटने के लिए 10-12 बार गला रेता गया। इससे खून के छींटे पूरे कमरे में फैल गए। 18 मार्च को हत्याकांड के खुलासे के दिन से लेकर 25 मार्च को सौरव के कमरे की जांच तक फॉरेंसिक टीम ने क्या सबूत जुटाए। सौरव की हत्या के बाद खून के निशान और फिंगरप्रिंट कहां मिले, आपको विस्तार में बताते हैं। दीवार से खून के निशान ब्लीचिंग पाउडर से मिटाए गए। सौरव और मुस्कान मेरठ के इंदिरा नगर में किराए के घर में रहते थे। 25 मार्च को पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम यहां पहुंची। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि साहिल और मुस्कान ने खून के निशान ब्लीचिंग पाउडर से धो दिए थे। यहाँ तक कि उस बेडशीट को भी धो दिया था जिस पर सौरव की हत्या की थी। दरअसल ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल सफ़ेद कपड़ों पर लगे दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए, टॉयलेट साफ करने, दीवार से गंदगी हटाने के काम में लाया जाता है। फॉरेंसिक टीम को कमरे से बाथरूम तक करीब 25 जगह पर खून के निशान मिले। इसमें बेडशीट, फर्श, कमरे, बाथरूम की दीवारें, बेड की साइड की लकड़ियां और चाकू शामिल है।
फॉरेंसिक टीम ने इन सभी जगहों पर बेंजाडिन टेस्ट किया। यहाँ पर ब्लड और कुछ जगहों पर साहिल मुस्कान के फिंगरप्रिंट मिले। खून के धब्बे चेक करने के लिए ल्यूमिनॉल नाम के केमिकल का इस्तेमाल किया गया। जिस तरह के छींटे कई जगह पर फैले हुए मिले, उससे साफ हो रहा है कि सौरव की गर्दन काटने के लिए 10 से 12 बार गला रेता गया होगा। हाथ काटने के लिए भी कई वार किए गए। इसी वजह से खून चारों तरफ फैल गया। फॉरेंसिक टीम ने बेडरूम से लेकर बाथरूम तक पूरी मैपिंग की है। इसके बाद कहां कहां पर किस तरह से खून के निशान मिले, इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की है। फॉरेंसिक टीम ने करीब 3 घंटे तक सौरव के कमरे में जांच की, वहां से अहम सबूत भी जुटाए। अब लाश को सूटकेस में पैक करने फेंकने की जो साजिश थी उसके बारे में बताएंगे। सौरव के कमरे में एक सूटकेस भी मिला है। फॉरेंसिक टीम के अनुसार सूटकेस में भी खून के दाग मिले। सौरव के सिर और हाथों के टुकड़ों को पहले सूटकेस में भरकर कहीं दूर ठिकाने लगाने की प्लानिंग थी, लेकिन उस हिसाब से सूटकेस छोटा पड़ गया। इस पर अगले दिन ड्रम लाकर उसमें टुकड़े सील किए गए। टीम इस सूटकेस को सील करके अपने साथ जांच के लिए ले गई। चाकू पर मुस्कान और साहिल के फिंगरप्रिंट। सौरव की हत्या के इस्तेमाल में किए गए 2 चाकुओं को ड्रम में ही सीमेंट के साथ जमा दिया गया था। ये दोनों चाकू सौरव की बॉडी के टुकड़ों के साथ ही ड्रम में मिले हैं। चाकू से मुस्कान साहिल के फिंगरप्रिंट का मिलान कराया गया है। दोनों चाकू को पहले ही पुलिस ने निवाड़ी की फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। अब मुस्कान और साहिल के फिंगरप्रिंट को भी लैब भेजा गया। फॉरेंसिक टीम के अनुसार प्राइमरी जांच में मुस्कान और साहिल के फिंगरप्रिंट चाकू पर मिले हैं। हालांकि अभी लैब से रिपोर्ट आने के बाद ये और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। खून से सनी बेडशीट मिली। सौरव के परिवार का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। फॉरेंसिक टीम ने मौके से खून से सने कपड़े, बेडशीट, पिलो कवर, तकिया भी बरामद किया। कपड़ों पर लगे खून की जांच के लिए सौरव के घर वालों का ब्लड सैंपल भी लिया जाएगा। सौरव और परिवार वालों का ब्लड और डीएनए मैच कराया जाएगा। इससे साफ हो जाएगा कि कमरे और बिस्तर पर बिखरा खून सौरव का ही था। बेंजाडिन टेस्ट में कमरे, बाथरूम और सूटकेस में मिले खून के निशान सौरव के ही पाए गए। मोबाइल लोकेशन का नक्शा बनाया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम साइबर टीम के साथ मिलकर मुस्कान और साहिल के मोबाइल से अहम सुराग कलेक्ट कर रही है। टीम ने मोबाइल लोकेशन का नक्शा तैयार कर पुलिस को केस डायरी का हिस्सा बनाने के लिए सौंपा है। लोकेशन के जरिए दिखाया कि हत्या वाली रात और दिन को साहिल और मुस्कान कहां गए थे। साथ ही दोनों के मोबाइल का डेटा रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक लैब निवाड़ी भेजा गया है। स्नैपचैट पर दोनों की बातचीत को भी फॉरेंसिक टीम ने जांच का हिस्सा बनाया है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हाल ही में सामने आए उस वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया है, जिसमें 8 साल की एक छोटी बच्ची को उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान उसकी झुग्गी पर बुलडोजर चलाए जाने के दौरान अपनी किताबें लेकर भागते हुए देखा जा सकता है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अवैध ध्वस्तीकरण से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान अंबेडकर नगर के जलालपुर इलाके में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो का जिक्र किया, जिसे बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है। जस्टिस भुइयां ने कहा कि हाल ही में बुलडोजर से छोटी छोटी झुग्गियों को ध्वस्त किए जाने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक छोटी बच्ची को अपनी किताबें लेकर ध्वस्त की जा रही झोपड़ी से बाहर भागते देखा जा सकता है। इस वीडियो ने सभी को हिलाकर रख दिया है। वीडियो के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों ने कार्रवाई की कड़ी आलोचना की थी। हालांकि अंबेडकर नगर पुलिस ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई का बचाव किया था। पुलिस ने कहा था, जलालपुर तहसीलदार की कोर्ट के एक आदेश के बाद गांव की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की गई थी। गैर आवासीय ढांचों को हटाने से पहले कई नोटिस जारी किए गए थे। अवैध कब्जाधारियों से सरकारी जमीन वापस लेने के राजस्व न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जलालपुर के उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट ने 15 अक्टूबर 2024 के एक आदेश में तहसीलदार को पूर्व में दिए गए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आदेश में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत 10 अक्टूबर 2024 के एक निर्णय का संदर्भ दिया गया है, जिसमें अरई गांव में एक विवादित भूखंड के राम मिलन नामक व्यक्ति को बेदखल करने का आदेश दिया गया था। अतिक्रमणकारी पर मुआवजे के तौर पर 1980 रुपये और निष्पादन शुल्क के तौर पर 800 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
मजिस्ट्रेट के आदेश में अधिकारियों को 1 हफ्ते के भीतर फैसले को लागू करने का निर्देश दिया गया था। अगली खबर, लता ऑडियो वीडियो फिल्म यानी लता एवी फिल्म ने न्यू वीडियो एल्बम रिलीज किया है जो दर्शकों को काफी पसंद भी आ रही है। लता एवी फिल्म शॉर्ट फिल्म एल्बम में काम करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। लता एवी films@gmail.com पर अपना रिज्यूम सेंड करके इसमें काम करने का आप मौका पा सकते हैं और साथ ही लता एवी फिल्म की जो वीडियो रिलीज हुई है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तेरे नैनों के अंजल तले चांदनी सी खुशबू पले, दिल ये बहका है छू के तुझे, सांसों में महका है तुझ में हमेशा। ऐसे तमाम देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।